Hello students, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the second part of 12th class syllabus chapter 5 Indigo, written by Louis Fisher. As you know that in our previous video we have discussed about a problem of pigeons while they are having a contract with British landlords, and because of that reason they are having some kind of problem in their life. So, most of the cultivated land in Champaran district was owned by Englishmen who divided them into various estates. The peasants were the accounts of these lands. Englishmen forced the peasant to cultivate indigo on the 15% of their land and to give the crop to them as rent. Okay, I hope you understand that. तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? व्हाट वाज द एग्रीमेंट? क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड? क्या दिखाया कि चंपारण में जो मोस्ट ऑफ द लैंड था वो था इंग्लिशमैन के अंडर था. क्लियर? सो उन्होंने लोगों को जो इंडियन पीजेंट्स थे यानी कि फार्मर्स जो थे उनको बोला हुआ था कि दैट यू हैव टू ग्रो इंडिगो. इंडिगो जिसे हम नील की खेती बोलते हैं. क्लियर? यू हैव टू गो इंडिगो एंड उसका जो कल्टिवेटेड पोर्शन होता था उसका 15% उनको दिया जाता था. क्लियर? एंड ऑल दिस डन थ्रू अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट. एक बहुत लंबे समय से ये जो पूरा प्रोसेस है वो चलता आ रहा था. बट द लैंडलॉर्ड केम टू नो अबाउट द केमिकल इंडिगो प्रिपेयर्ड इन द जर्मनी. अब देखो यहाँ पे जो इंडियन इंडिगो था उसका टर्म था कि दैट यू कैन ग्रो इट इन एवरी ईयर. बट जो जैसे ही ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को पता चला कि जर्मनी में एक केमिकल इंडिगो ग्रो हुआ है, एक केमिकल इंडिगो प्रिपेयर्ड by in Germany, they started demanding money from the poor peasants in order to cancel their agreement, as they no longer required the indigo plantation. The sharecropping system was very annoying, so many of the peasants paid for the cancellation of the agreement. But as the news about the synthetic indigo spread and reached the uneducated peasants, they started demanding their money back. अब देखो यहाँ पे क्या है, उनको जैसे ही पता चला कि उनको जो सिंथेटिक इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा, दे स्टार्ट डिमांडिंग फॉर देयर मनी बैक. क्लियर? सो बेसिक अगर सिंपल शब्दों में बोले तो क्या इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी को जैसे पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो ग्रो हो रहा है और वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने जो इंडियन इंडिगो है उसको ग्रो करना बंद करके उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो ग्रो करने के लिए क्लियर छोड़ दिया. अब उसके लिए जैसे ही उनको वो टैक्स, तो दे हैव टू पे फॉर द टैक्स. अब 1 year दे हैव टू ग्रो द लैंड एंड 1 year दे हैव टू स्किप द लैंड फॉर द बेटर हार्वेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप हमें, यू हैव टू पे मनी टू अस, यू हैव टू पे द टैक्स टू अस. चाहे आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आपको यानी कि इंडियन पीजेंट्स को ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को पैसा देना होगा. बट समवेयर इट इज़ क्वाइट अनोइंग फॉर द इंडियन पीजेंट्स. कुछ लोगों ने तो मना कर दिया, कुछ लोगों को उस चीज़ को धमकाने के लिए थ्रेटन भी किया गया, नो यू हैव टू पे मनी, यू हैव टू पे टैक्स टू अस. अब लैंड तो उनकी है, लेकिन उनको जो इंडिगो को रेंट पे दिया जाता था उसके जो इनकम का एक तरह से उनको टैक्स पे करना पड़ता था. क्लियर? सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये जो एग्रीमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो चुका था उन लोगों के लिए. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वी वांट टू ब्रेक दिस एग्रीमेंट. Okay, where Gandhi arrived at Champaran, he decided to gather the fact. For this, he visited secretly ऑफ द ब्रिटिश लैंड. अब देखो उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं, बिकॉज द महात्मा गांधी वॉज अ लॉयर, तो उन्होंने क्या किया था, पहले वो मुजफ्फरपुर गए थे टू कलेक्ट द एलिमेंट ऑफ द अबाउट द चंपारण इंसिडेंट. उसके बाद चंपारण जाने से पहले उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो है एसोसिएशन जो है उनके पास गए टू कलेक्ट द एविडेंस एंड टू कलेक्ट द थिंग्स. बट the secretary didn't answer him because he could not give any information to any outsider. मतलब उन्होंने वहाँ पर भी उनको कोई satisfactory response नहीं मिला गांधी जी को. After this he went to the commissioner to
अब उन्होंने डिवीज़न जो ये हो रहा था 15% का और बाकी 75% का 95% 85% का जो डिवीज़न हो रहा था उस चीज़ के बारे में भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, बट द ब्रिटिश अथॉरिटी वॉज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट दिस. So, though Gandhiji was threatened by the commissioner, he didn't leave the place. He went to Motihari, which was the capital of Champaran. He was joined by several lawyers. He went to the house, which was later converted into the headquarter. He started his inquiry into the मैटर. अब देखो यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनको पता चला ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को कि गांधी जी वॉज अबाउट टू अराइव इन द चंपारण विलेज, सो उनको लगा कि इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर ओन टेरिटरी. सो समवेयर जो कमिश्नर है उन्होंने उनको ये बोला कि आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, आप अपने प्लेस को छोड़ेंगे नहीं. सो बट उन्होंने लेकिन फिर भी जो गांधी जी है वो वहाँ गए, उन्होंने मोतीहारी गए और वहाँ पे उन्होंने एक घर में दे स्टे देयर एंड मैक्सिमम ऑफ लॉयर वॉज देयर विद हिम बिकॉज ही वॉज अ लॉयर. और वो गांधी जी वॉज ग्रेट इन्फ्लुएंस इन इंडियन एट दैट टाइम. सो उन्होंने इंक्वायरी के लिए सारी चीज़ जो लॉयर्स को बोला एंड दे ट्राई टू कलेक्ट द मोस्ट एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चंपारण incident. Gandhiji decided to visit a nearby village when he came to know about the incident of an ill treatment with a peasant. In this way, the superintendent messenger stopped him. अब देखो जैसे उनको पता चला कि किसी, अब जैसे मैंने बोला था कि उनको धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था पैसे लेने के लिए, टू ब्रेक दैट एग्रीमेंट, सो टू नॉट ब्रेक दैट एग्रीमेंट. सो यहाँ पे गांधी जी जब उनसे मिलने जा रहे थे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने उनका एक मैसेंजर आया सुपरिटेंडेंट का टू स्टॉप हिम. क्लियर. Gandhiji received the notice and signed a receipt on which he wrote that he would not obey the order. As a result, Gandhi summoned to appear a court next day. अब देखो यहाँ पे it was the first time ever when Gandhiji do not follow the law. एक तरह से उनको लॉ ब्रेकर के वो साबित हुए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे हैव टू अपीयर इन द कोड. अब देखो एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि गांधी जी लॉ को बहुत ज़्यादा फॉलो, बीइंग अ लॉयर ही हैव टू फॉलो द लॉ, बट दिस इज़ द टाइम जब उन्होंने लॉ को फॉलो नहीं किया. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए जिसकी वजह से इस चैप्टर को पूरे को टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बोला गया है. सो फर्स्ट टाइम एवर इन हिज लाइफ ही डू नॉट फॉलो द लॉ. क्लियर. He telegraphed Rajendra Prasad and asked about him to came to Bihar and get some powerful people along. He sent some guidelines to the ashram and also telegraphed the whole matter to the viceroy. Matihari was full of peasants as they wanted to support Gandhi. They knew. अब देखो उन्होंने क्या कहा that राजेंद्र प्रसाद को, बिकॉज ही वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी एट द टाइम, तो उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखा कि प्लीज़ हेल्प इन दिस काइंड ऑफ मैटर. दे ओनली न्यू दैट वॉज महात्मा वॉज वॉन्टेड टू हेल्प देम एंड इन ट्रबल ड्यू टू some official, because some officials are there who don't want that Gandhiji involved in Champaran incident, and because of that reason he wanted the help of Rajendra Prasad. So it became difficult for officials to control the mob मतलब जो crowd है उसको control करना. they had to take Gandhiji's help to regulate the crowd. अब उनको क्या करना पड़ा, because गांधी जी को कोर्ट में सब जाना पड़ा था, तो उन लोगों ने क्या किया, दे ट्राई टू हेल्प. उन्होंने गांधी जी से ही हेल्प ली कि प्लीज़ अपने जो हमारे जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है उनमें उनको कंट्रोल करने में हेल्प करें. ओके. सो ही वॉज गिविंग देम कंसर्न ऑफ concrete proof that their might it were dead. एंड अब देखो यहाँ पे क्या है, अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियन. अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब इतना सारा जब गांधी जी को ले जाया जा रहा था क्राउड कोर्ट में, एट द टाइम ह्यूज क्राउड स्टार्ट क्रिएटिंग ओवर देयर, तो इससे क्लियर पता चलता है कि जो गांधी जी है वो कहीं ना कहीं एक जो इंडियंस के जो ब्रिटिशर्स के लिए एक चैलेंज के तौर पर खड़े हो गए हैं इंडियंस के लिए. सो it was a very concernable matter for the British authority. As the situation getting very tougher, the lawyer requested the court to postpone the trial by some days. The authority decided to
First, consult the higher authority. Gandhiji objected against the delay of proceeding of the case. He read the statement in front of the court in which he accepted his fault is a very humble manner. अब जैसे उनको कोर्ट ले जाया गया तो वो क्या करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स, किसी तरह से गांधी जी को इसी चीज़ में इन्वॉल्व रखा जाए, और उन्होंने उसको जैसे कहते हैं ना पोस्टपोन कराने की डेट, आगे से आगे डेट लेने की कोशिश की. बट गांधी जी ने कहा कि नो, आई डोंट वांट एनी फर्दर डेट फॉर दिस पर्टिकुलर इशू. आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड आई सरेंडर फॉर दिस. और उन्होंने बहुत तरीके से उस चीज़ के लिए सरेंडर यानी कि सॉरी बोल दिया कि नो, आई डिड रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई एम वेरी सॉरी. क्यों वो इन्होंने ऐसा किया? रीज़न क्योंकि वो चाहते थे कि वो इस मैटर से जल्दी निकल के वो जो चंपारण है उस मैटर में लोगों की हेल्प कर सकें. So he said that he was not a lawbreaker and he did not want to go against the law, but his duty towards humanity has a greater influence on him. समझ में आया? तो उन्होंने एक पहला रीज़न बताया कि क्वेश्चन आएगा आपका, वाई ही बीइंग अ लॉ ब्रेकर वाइल ही वॉज अ ओन लॉयर. तो यहाँ पे क्या कहेंगे? बिकॉज ही वॉज हैविंग अ ग्रेट ड्यूटी टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी एंड उसका जो इन्फ्लुएंस है उस ह्यूमैनिटी के इन्फ्लुएंस के कारण उन्होंने वो फोर्सफुली वो कदम उठाया एंड ही प्रूव एज अ लॉ ब्रेकर. He refused to leave the town because he wanted to help the sharecroppers at his worst moral duty. क्योंकि जो कमिश्नर था उन्होंने क्या कहा था, सुपरिटेंडेंट ने क्या बोलता, दैट यू हैव टू लीव द स्पेस. क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो गांधी जी है उन्होंने इस चीज़ को करने से मना कर दिया. सो फर्स्ट टाइम ही डिसओबे द ऑर्डर. The magistrate asked him to arrange the bail because he was going to give him judgment after 2 hours long back. Gandhiji refused to seek bail and later on he was released without it. When the court proceeding restarted, the judge refused to deliver any judgment for many days to come. He allowed गांधी जी टू रिमेन फ्री. अब क्योंकि उन्होंने क्लियरली सॉरी बोल दिया था, तो इस वजह से जो गांधी जी को क्लियरली बेल मिल गई, मतलब रिहा कर दिया गया था. उनको कोई बेल नहीं मिली. बेल का मतलब होता है दैट ही हैव टू बी इन दैट काइंड ऑफ प्रेमिसेस. लेकिन इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, आपको फ्री किया जाता. देयर इज़ नो नीड टू बी देयर. So in this video we will discuss till that point. In the next video we will discuss the rest of the point. I hope you completely understand the given assignment where you have to do in your fair notebook. Clear?